नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास प्रतिज्ञा भाग 6। दाननाथ और अमृत राय में आपस में बातचीत हो रही है। अमृत राय ने कहा, दिल लगी नहीं थी भाई, जादू था। तुमने तो आग लगा दी। अब भला हम जैसों की कौन सुनेगा। मगर सच बताना यार, तुम्हें यह विभूति कैसे हाथ आ गई। मैं तो दांत पीस रहा था, मौका होता वहीं तुम्हारी मरम्मत करता। दाननाथ, तुम कहाँ बैठे थे, मैंने नहीं देखा। अमृत राय सबसे पीछे की तरफ, मैं मुंह छिपाए खड़ा था। आओ जरा तुम्हारी पीठ ठोक दूं। दाननाथ, जी नहीं, माफ़ कीजिए, आप तो पीठ सोहलाएंगे और मुझे महीने भर मालिशें करानी पड़ेंगी। सच कहना, मैं आगे चलकर बोल सकूंगा। अमृत राय, अब तुम मेरे हाथों पीटोगे। तुमने पहले ही इस बीच में अपनी धाक जमा दी, आगे चलकर तो तुम्हारा जवाब ही न मिलेगा। मुझे दुख है तो यही कि हम और तुम अब दो प्रतिकूल मार्ग पर चलते नजर आवेंगे। मगर यार, यहाँ दूसरा कोई नहीं है। क्या तुम दिल से समझते हो कि सुधारों से हिंदू समाज को हानि पहुँचेगी। दाननाथ ने संभल कर कहा, हाँ भाई, इधर मैंने धर्म साहित्य का जो अध्ययन किया है उससे मैं इसी नतीजे पर पहुँचा। मगर बहुत संभव है कि मुझे भ्रम हुआ हो। अमृत राय, तो फिर हमारी और तुम्हारी खूब छनेगी। मगर एक बात का ध्यान रखना, हमारे सामाजिक सिद्धांतों में चाहे कितना ही भेद क्यों न हो, मंच पर चाहे एक दूसरे को नोच ही क्यों न खाएं, मगर मैत्री अछूड़ रहनी चाहिए। हमारे निज के संबंध पर उनकी आँच तक न आने पाए। मुझे अपने ऊपर तो विश्वास है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। क्षमा करना, मुझे भय है कि तुम। दाननाथ ने बात काट कर कहा, अपनी ओर से भी मैं तुम्हें यही विश्वास दिलाता हूँ। कोई वजह नहीं है कि हमारे धार्मिक विचारों का हमारी मित्रता पर असर पड़े। अमृत राय ने संदिग्ध भाव से कहा, तुम कहते हो मगर मुझे विश्वास नहीं आता। दाननाथ, प्रमाण मिल जाएगा तब तो मानोगे। अमृत राय, और तो घर में सब कुशल है ना। अम्मा जी से मेरा प्रणाम कह देना। दाननाथ, अभी बैठो, इतनी जल्दी क्या है, भोजन करके जाना। अमृत राय, कई जगह जाना है, अनाथालय के लिए चंदे की अपील करनी है। जरा 10-5 आदमियों से मिल तो लूँ। भले आदमी विरोधी करना था तो अनाथालय बन जाने के बाद करते। तुमने रास्ते में कांटे बिखेर दिए। प्रेमा अभी पान ही बना रही थी और अमृत राय चल दिए। दाननाथ ने आकर कहा, वाह, अब तक तुम्हारे पान ही नहीं लगे, वह चल दिए। आज मान गए। प्रेमा, वह भी सुनने गए थे। दाननाथ, हाँ, पीछे खड़े थे। सामने होते ही आज उनकी दुर्गति हो जाती। अनाथालय के लिए चंदे की अपील करने वाले हैं, मगर देख लेना कौड़ी न मिलेगी। हवा बदल गई, अब दूसरे किसी शहर से चंदा चाहे वसूल कर लावें, यहाँ तो एक पाई न मिलेगी। प्रेमा, यह तुम कैसे कह सकते हो। पुराने पंडित चाहे सुधारों का विरोध करें, लेकिन शिक्षित समाज तो नहीं कर सकता। दाननाथ, मैं शर्त बदल सकता हूँ, अगर उन्हें 5,000 भी मिल जाए। प्रेमा, अच्छा, उन्हें एक कौड़ी भी न मिलेगी, झगड़ा काहे का। अब रुपए लाओ, कल पूजा कराऊं। भाभी और पूर्णा दोनों को बुलाऊंगी, कुछ मोहल्ले की हैं। 10-20 ब्राह्मणों का भोजन भी आवश्यक ही होगा। दाननाथ, यहाँ देवताओं के ऐसे भक्त नहीं हैं। यह 5 आने पैसे हैं, 1.25 पाव लड्डू मंगवा लो, चलो छुट्टी हुई। प्रेमा, राम जाने तुम नियत के बड़े खोटे हो। भैंस से चीटी वाली मसल करोगे क्या। शाम को 1.25 सेर कहा था, अब 1.25 पाव पर आ गए। मैंने 1.25 मन की मानता की है। दाननाथ, सच मार डाला, मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। कमला प्रसाद ने घर में कदम रखा। प्रेमा ने जरा घूंघट आगे खींच लिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। कमला ने प्रेमा की तरफ ताका भी नहीं। दाननाथ से बोले, भाई साहब, तुमने तो आज दुश्मनों की जबान बंद कर दी। सबके सब घबराए हुए हैं। आज मज़ा तो तब आए चंदे की अपील खा ली जाए, कौड़ी न मिले। दाननाथ, उन लोगों की संख्या भी थोड़ी नहीं है, ज़्यादा नहीं तो 20-25 हज़ार तो मिल ही जाएंगे। कमला प्रसाद, कौन, अगर 500 से ज़्यादा पा जाएं तो मूछ मुड़ा लूँ, काशी में मुँह न दिखाऊं। अभी 1 हफ्ता बाकी है, घर घर जाऊंगा। पिताजी ने मुकाबले में कमर बांध ली है। वह तो पहले ही सोच रहे थे कि इन विधर्मियों का रंग फीका करना चाहिए, लेकिन कोई अच्छा बोलने वाला नज़र न आता था। अब आपके सहयोग से तो हम सारे शहर को हिला सकते हैं। अभी 1000 लठैत तैयार है, पूरे 1000। जिस दिन महाशय जी की अपील होगी, चारों तरफ रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, कोई जाने न पावेगा। बड़े बड़ों को तो हम ठीक कर लेंगे और ऐरे गैरों के लिए लठैत काफ़ी हैं। अधिकांश पढ़े लिखे आदमी ही तो उनके सहायक हैं। पढ़े लिखे आदमी लड़ाई झगड़े के करीब नहीं जाते। हाँ, कल एक स्पीच तैयार रखिएगा, इससे बढ़कर हो। उधर उनका जलसा हो, इधर उसी वक्त हमारा जलसा भी हो, फिर देखिए क्या गुल खिलता है।
दाननाथ ने पुचारा दिया, आपको मालूम नहीं कि हुक्काम सब उनकी तरफ हैं? हाकिम जिला ने तो ज़मीन देने का वादा किया है। कमला प्रसाद हाकिम जिला का नाम सुनकर जरा सिरपिटा गए। कुछ सोच कर बोले, हुक्काम उनकी पीठ भले ही ठोक दे, पर रुपए देने वाले जीव नहीं हैं। पाए तो उल्टे बाबू साहब को मूंड ले। हाँ, कलेक्टर साहब का मामला बड़ा बेढब है, मगर कोई बात नहीं। दादाजी से कहता हूँ, आप शहर के 10-5 बड़े बड़े रईसों को लेकर साहब से मिलिए और उन्हें समझाइए कि अगर इस विषय में हस्तक्षेप करेंगे तो शहर में बलवा हो जाएगा। यह कहते कहते एकाएक कमला ने प्रेमा से पूछा, तुम किस तरफ हो प्रेमा? प्रेमा ये बातें सुनकर पहले ही से भरी बैठी थी। यह प्रश्न चिंगारी का काम कर गया, मगर कहती क्या, दिल में ऐंठ कर रह गई। बोली, मैं इन झगड़ों में नहीं पड़ती, आप जाने और वह जाने, मैं दोनों तरफ का तमाशा देखूंगी। कहिए, अम्मा जी तो कुशल से हैं? भाभी जी आजकल क्यों रूठी हुई हैं? मेरे पास कई दिन हुए एक खत भेजा था कि मैं बहुत जल्द मैके चली जाऊंगी। कमला, अभागों के लिए नरक में भी जगह नहीं मिलती। 1 दर्जन चिट्ठियाँ तो लिख चुकी है, मगर मैके वालों में तो कोई बात भी नहीं पूछता। कुछ समझ ही में नहीं आता चाहती क्या है, रात दिन जला करती है। शायद ईश्वर ने उन्हें जलने के लिए बनाया है। मैं एक दिन खुद ही मैके पहुँचाए देता हूँ। उन्हें मज़ा तब आवे जब रुपयों की थैली दे दूँ और कुछ पूछूँ ना। उनका जिस तरह जी चाहे खर्च करे। सो यहाँ अपने बाप का भी विश्वास नहीं करते, वह क्या चीज़ है। कमला चला गया। दाननाथ भी उनके साथ बाहर आए और दोनों बातें करते करते बड़ी दूर तक चले गए। सहसा कमला ने रुक कर कहा, 9:30 बज रहे हैं, चलो सिनेमा देखाएं। दाननाथ, इतनी वक्त? कम से कम 1 बजे तक होगा। नहीं साहब, आप जाएं, मैं जाता हूँ। कमला ने दाननाथ का हाथ पकड़कर अपनी ओर घसीटते हुए कहा, अजी चलो भी, वहीं होटल में बैठकर खा लेंगे, तुम्हें मैनेजर से मिलवाएंगे, बड़ा सोहबती आदमी है, उसी के घर भोजन भी करेंगे। दाननाथ, नहीं भाई साहब, माफ़ कीजिए, बेचारी औरतें मेरी राह देखती बैठी रहेंगी। कमला, अच्छा, अगर एक दिन 12 बजे तक बैठी रहेंगी तो कौन मरी जाती हैं? औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। दाननाथ ने 2-4 बार मना किया, मगर कमला ने न छोड़ा। दोनों ने मैनेजर के घर भोजन किया और सिनेमा हॉल में जा बैठे, मगर दाननाथ को जरा भी आनंद न आता था। उनका दिल घर की ओर लगा था। प्रेमा बैठी होगी, अपने दिल में क्या कहती होगी, घबरा रही होगी। बुरा फंसा। कमला बीच बीच में कहता जाता था, यह देखो चैपलियन आया, वाह वाह, क्या कहना है पट्टे, तेरे दम का जामुड़ा है। अरे यार, किधर देख रहे हो, जरा इस औरत को देखो। सच कहता हूँ, यह मुझे पानी भरने को नौकर रख ले तो रह जाऊँ। वाह, ऐसी ऐसी परियां भी दुनिया में हैं। एक हमारा देश खूसट है। तुम तो सो रहे हो जी। बड़ी मुश्किल से अवकाश का आया। कमला तो पान और सिगरेट लेने चला। दाननाथ ने दरवाजे से निकलकर घर की राह ली। प्रेमा ने कहा, बड़ी जल्दी लौटे, अभी 11 ही तो बजे हैं। दाननाथ, क्या कहूँ प्रिय, तुम्हारे भाई साहब पकड़ ले गए। प्रेमा ने तिनक कर कहा, झूठ मत बोलो, भाई साहब पकड़ ले गए। उन्होंने कहा होगा, चलो जी जरा सिनेमा देखाएं। तुमने एक बार तो नहीं की होगी, फिर चुपके से चले गए होंगे। जानते तो थे ही लौंडी बैठी रहेगी। दाननाथ, हाँ, कसूर मेरा ही है। मैं न जाता तो वह मुझे गोद में न ले जाते, परंतु मैं सील न तोड़ सका। प्रेमा जी, ऐसे ही बड़े सीलवान तो हैं आप। यह क्यों नहीं कहते कि वहाँ की बहार देखने को जी ललच उठा। दाननाथ, कह लो जो चाहो, मगर मुझ पर अन्याय कर रही हो। मैं कैद से छूटकर भागा हूँ, बस इतना ही समझ लो। अम्मा जी भी बैठी हैं। प्रेमा, उन्हें तो भोजन करा के सुला दिया। इस वक्त जागती होती तो तुमसे डंडों से बात करती, सारी शरारत भूल जाते। दाननाथ, तुमने भी क्यों न भोजन कर लिया। प्रेमा, सिखा रहे हो तो वह भी सीख लूँगी। भैया से मेल हुआ है तो मेरी दशा भी भाभी की सी ही होकर रहेगी। दाननाथ इस आग्रह में अनुराग से गदगद हो गए। प्रेमा को गले लगाकर कहा, नहीं प्रिय, मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें इस शिकायत का अवसर कभी न दूंगा। चलकर भोजन कर लो। प्रेमा, और तुम? दाननाथ, मैं तो भोजन कर आया। प्रेमा, तो मैं भी कर चुकी। दाननाथ, देखो प्रेमा, दिक न करो, मैं सच कहता हूँ, खूब छक्कर खाकर आया हूँ। प्रेमा ने न माना, दाननाथ को खिलाकर ही छोड़ा, तब खुद खाया। दाननाथ आज बहुत प्रसन्न थे। जिस शंका रहित आनंद की उन्होंने कल्पना की थी, उसका आज कुछ आभास हो रहा था। उनका दिल कह रहा था, मैं व्यर्थ ही इस पर शंका करता हूँ, प्रेमा मेरी है, अवश्य मेरी है। अमृत राय के विरुद्ध आज मैंने इतनी बातें की और फिर भी कहीं तीवर नहीं मैला हुआ। आज 8 महीनों के बाद दाननाथ को जीवन के सच्चे आनंद का अनुभव हुआ। प्रेमा ने पूछा, क्या सोचते हो? दाननाथ, सोचता हूँ मुझसा भाग्यवान संसार में दूसरा कौन होगा। प्रेमा, मैं तो हूँ।
दाननाथ, तुम देवी हो प्रेमा और तुम मेरे प्राणेश्वर हो। 6 दिन बीत गए। कमला प्रसाद और उनके मित्र वृंद रोज आते हैं और शहर की खबरें सुना जाते हैं। किन किन रईसों को तोड़ा गया, किन किन अधिकारियों को फांसा गया, किन किन मोहल्लों पर धावा हुआ, किस किस कचहरी, किस किस दफ्तर पर चढ़ाई हुई, यह सारी रिपोर्ट दाननाथ को सुनाई जाती। आज यह भी मालूम हो गया कि साहब बहादुर ने अमृत राय को ज़मीन देने से इनकार कर दिया है। ईंट पत्थर अपने घर में भर रखे हैं, बस कॉलेजों के थोड़े से विद्यार्थी रह गए हैं, सो उनका कि क्या हो सकता है। दाननाथ इन खबरों को प्रेमा से छिपाना चाहते थे, पर कमला प्रसाद को कब चैन आता था। वह चलते वक्त संक्षिप्त रिपोर्ट उसे भी सुना देते। 7वें दिन दोपहर को कमला प्रसाद अपने मेल के और कितने ही आदमियों के साथ आए और बोले, चलो जरा बाहर का एक चक्कर लगा आएं। दाननाथ ने उदासीन भाव से कहा, मुझे लेकर जाकर क्या कीजिएगा, आप लोग तो हैं ही। कमला प्रसाद, अजी नहीं, जरा चलकर रंग तो देखो। 1000 आदमी ऐसे तैयार कर रखे हैं जो अमृत राय का व्याख्यान सुनने के बहाने जाएंगे और इतना कोलाहल मचाएंगे कि लाला साहब स्पीच न दे सकेंगे, टाए टाए फिस होकर रह जाएंगे। 200-300 आदमियों को सिखा रखा कि एक एक पैसा चंदा देकर चले आएं। जरा चलकर उन सबों की बातें तो सुनो। दाननाथ, अभी मेरा व्याख्यान तैयार नहीं हुआ है, उधर गया तो फिर अधूरा ही रह जाएगा। कमला प्रसाद, वाह वाह, इतने दिनों तक क्या करते रहे भले आदमी। अच्छा जल्दी से लिखा लो। यह कहते हुए कमला प्रसाद अंदर चले गए। प्रेमा आज की रिपोर्ट सुनने के लिए उत्कंठित हो रही थी। बोली, आइए भैया जी, आज तो समर का दिन है। कमला ने मूँछों पर ताव देते हुए कहा, कैसा समर, चुटकी बजाकर यूं उड़ा दूंगा। प्रेमा, मारपीट न होगी। कमला, मारपीट की ज़रूरत ही न पड़ेगी। हाँ, वह लोग छेड़ेंगे तो इसके लिए भी तैयार हैं। उनके जलसे में हमारे ही आदमी अधिक होंगे, इसका प्रबंध कर लिया गया है। स्पीच होने ही न पाएगी, रईस तो एक भी न जाएगा। हाँ, 2-4 बिगड़े दिल जो अमृत राय के मित्र हैं भले ही पहुंच जाएंगे, मगर उनसे क्या मिलना है। देने वाले तो सेठ महाजन हैं, इन्हें हमने पहले ही गांठ लिया है। प्रेमा को बड़ी चिंता हुई। जहाँ इतने विरोधी जमा होंगे वहाँ दंगा हो जाने की प्रबल संभावना थी। कहीं ऐसा न हो कि मूर्ख जनता उन पर ही टूट पड़े। क्या उन्हें इन बातों की खबर तक न पहुँचोगी? सारे शहर में जिस बात की चर्चा हो रही है, क्या वह उनके कानों तक न पहुँची होगी? उनके भी तो कुछ न कुछ सहायक होंगे ही। फिर वह क्यों इस जलसे को स्थगित न कर देते? क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हैं? आज इन लोगों को जलसा कर लेने दे। जब ये लोग जरा ठंडे हो जाएं तो 2-4 महीने बाद अपना जलसा करें। मगर वह तो हठी जीव हैं, आग में कूदने का तो उन्हें जैसे मरज है। क्या मेरे समझाने से वह मान जाएंगे? कहीं ऐसा तो न समझेंगे कि यह भी अपने पति का पक्ष ले रही है। 2-3 घंटे तक प्रेमा इसी चिंता में पड़ी रही। कोई बात निश्चय न कर पाती थी। 2-3 बार पत्र लिखने बैठी, पर यह सोचकर दब गई कि कहीं पत्र उन्हें न मिला तो। संभव है वह घर पर न हो, आदमी उन्हें कहाँ कहाँ खोजता फिरेगा। 4 बजे दाननाथ अपने जत्थे के साथ अपने जलसे में शरीक होने चले गए। प्रेमा को उस समय अपनी दशा पर रोना आया। ये दोनों मित्र जिनमें दांत काटी रोटी थी, आज एक दूसरे के शत्रु हो रहे हैं, और मेरे कारण। अमृत राय से पहले मेरा परिचय न होता तो आज ऐसी लाग डांट क्यों होती? वह मानसिक व्यग्रता की दशा में कभी खड़ी हो जाती, कभी बैठ जाती। उनकी सारी करुणा, सारी कोमलता, सारी ममता उसे अमृत राय को जलसे में जाने से रोकने के लिए उनके घर जाने की प्रेरणा करने लगी। उसका स्त्री सुलभ संकोच एक क्षण के लिए लुप्त हो गया। एक बार भय हुआ कि दाननाथ को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन उसने इस विचार को ठुकरा दिया। तेजमय गर्व से उसका मुख उद्दीप्त हो उठा। मैं किसी की लौड़ी नहीं हूँ, किसी के हाथ अपनी धारणा नहीं बेची है। प्रेम पति के लिए है, पर भक्ति सदा अमृत राय के साथ रहेगी। सहसा उसने कहार को बुलाकर कहा, एक तांगा लाओ। माता ने पूछा, कहाँ जाएगी बेटी? प्रेमा, जरा बाबू अमृत राय के घर तक जाऊंगी अम्मा जी। मुझे भय है कि आज अवश्य फसाद होगा। उनको मना कर दो कि जलसे में ना जाएं। माता, बड़ी अच्छी बात है बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मेरी बात वह न टालेगा। जब नन्हा सा था तभी से मेरे घर आता जाता था। न जाने ऐसी क्या बात हो गई कि इन दोनों में ऐसी अनबन हो गई। बहू, मैंने 2 भाइयों में भी ऐसा प्रेम नहीं देखा। प्रेमा, यह सब भैया का पढ़ाया हुआ पाठ है। उन्हें आरंभ से बाबू अमृत राय से चिढ़ है। उनका विचित्र स्वभाव है। उनसे बढ़कर योग्य और कुशल होना अपराध है जिसे वह क्षमा नहीं कर सकते। माता, दानू बेचारा भोला है, उनकी बातों में आ गया। तांगा आ गया। दोनों अमृत राय के घर चली। वहाँ मालूम हुआ कि वह 10 मिनट हुए टाउन हॉल चले गए।
प्रेमा अब असमंजस में पड़ी। टाउन हॉल में हजारों आदमी जमा होंगे और सब के सब छटे हुए सौदे। वहाँ जाना तो उचित नहीं, लेकिन शायद अभी जलसा शुरू न हुआ हो और अमृत राय से 2-4 बातें करने का अवसर मिल जाए। ज़्यादा सोच विचार का समय नहीं था। तांगे वाले से बोली, टाउन हॉल चलो, खूब तेज, तुम्हें 1 रुपया इनाम दूंगी। मगर तांगे का घोड़ा दिन भर का थका हुआ था, कहाँ तक दौड़ता। कोचवान बार बार चाबुक मारता था, पर घोड़ा गर्दन हिलाकर रह जाता था। टाउन हॉल आते आते 20 मिनट लग गए। दोनों महिलाएं जल्दी से उतरकर हॉल के अंदर गईं तो देखा कि अमृत राय मंच पर खड़े हैं और सैकड़ों आदमी नीचे खड़े शोर मचा रहे हैं। महिलाओं के लिए एक बाजू में चिंके पड़ी हुई थी। दोनों चिक्की आड़ में आ खड़ी हुई। भीड़ इतनी थी और इतने सौदे जमा थे कि प्रेमा को मंच की ओर जाने का साहस न हुआ। अमृत राय ने कहा, सज्जनों, कृपा करके जरा शांत हो जाइए। मुझे कोई लंबा व्याख्यान नहीं देना है। मैं केवल 2-4 बातें आपसे निवेदन करके बैठ जाऊंगा। कई आदमियों ने चिल्लाकर कहा, धर्म का द्रोही है। अमृत राय, कौन कहता है मैं धर्म का द्रोही हूँ? कई आवाज़ें, और क्या हो तुम? बताओ कौन कौन से वेद पढ़े हो? इन पर चारों ओर तालियां पड़ गईं और लोगों ने शोर मचाकर आसमान सिर पर उठा लिया। अमृत राय ने फिर कहा, मैं जानता हूँ कुछ लोग यहाँ सभा की कार्यवाही में विघ्न डालने का निश्चय करके आए हैं। जिन लोगों ने उन्हें सिखा पढ़ाकर भेजा है उन्हें मैं जानता हूँ। इस पर एक महाशय बोले, आप किसी पर आक्षेप क्यों करते हैं? इसका फल बुरा होगा। अमृत राय के पक्ष के एक युवक ने झल्ला कर कहा, आपको यदि यहाँ रहना है तो शांत होकर व्याख्यान सुनिए, नहीं तो हाल से चले जाइए। कई आदमियों ने लकड़ियाँ संभालते हुए कहा, हाल किसी के बाप का नहीं है। अगर कुछ गुर्दा रखते हो तो उतर आओ नीचे। अमृत राय ने जोर से कहा, क्या आप लोग फसाद करने पर तुले हुए हैं? याद रखिए, अगर फसाद हुआ तो इसका दायित्व तो आपके ऊपर होगा। कई आदमियों ने कहा, तो क्या आप फांसी पर चढ़ा देंगे? आप ही का संसार में अखंड राज्य है। आप ही जर्मनी के कैसर हैं। इस पर फिर चारों ओर तालियां पड़ी और कहकहों ने हाल की दीवारें हिला दी। एक गुंडे ने, जिसकी आंखें भंग के नशे में चढ़ी हुई थी, आगे बढ़कर कहा, बखान पीछे हुई, आओ हमार तुम्हार पहले एक पकड़ हो जाए। कॉलेज के एक युवक ने आपे से बाहर होकर उस गुंडे को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह कई आदमियों के संभालने पर भी न संभल सका। फिर क्या था, सैकड़ों आदमी छड़ियाँ कुर्सियाँ लेकर मंच की ओर लपके। कॉलेज के सभी विद्यार्थी पहली सैफ में बैठे हुए थे। उनका भी खून गर्म हो उठा। उन्होंने भी कुर्सियाँ उठाईं। अमृत राय भी मंच से उतर आए और विद्यार्थियों को समझाने की चेष्टा करने लगे। मगर उस वक्त कौन किसकी सुनता था। निकट था कि दोनों पक्षों में घोर युद्ध छिड़ जाए कि सहसा एक महिला आकर मंच पर खड़ी हो गई। सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसके विशाल नेत्रों में इतनी विनय थी और दीपक की भांति चमकते हुए मुखमंडल पर इतनी याचना थी कि कुर्सियां ऊपर उठी रह गईं, डंडे नीचे आ गए। प्रत्येक हृदय में यह प्रश्न हुआ, वह युवती कौन है? यह मोहनी कहाँ से अवतरित हो गई? सभी चकित होकर उसकी ओर ताकने लगे। महिला ने प्रकंपित स्वर में कहा, सज्जनों, आपके सम्मुख आपकी बहन, आपकी कन्या खड़ी आपसे एक भिक्षा मांग रही है, उसे निराश न कीजिएगा। एक वृद्ध महाशय ने पूछा, आप कौन हैं? महिला, मैं आपके शहर के रईस लाला बद्री प्रसाद की कन्या हूँ और इस नाते से आपकी बहन और बेटी हूँ। ईश्वर के लिए बैठ जाइए। बहन को क्या अपने भाइयों से इतनी याचना करने का भाई अधिकार नहीं है? यह सभा आज इसलिए की गई कि आपसे इस नगर में एक ऐसा स्थान बनाने के लिए सहायता मांगी जाए जहां हमारी अनाथ आश्रयहीन बहनें अपनी मान मर्यादा की रक्षा करते हुए शांति से रह सके। कौन ऐसा मोहल्ला है जहां ऐसी 10-5 बहनें नहीं हैं? उनके ऊपर जो बीतती है वह क्या आप अपनी आंखों से नहीं देखते? कम से कम अनुमान तो कर ही सकते हैं। वे जिधर आंखें उठाते हैं उधर ही उन्हें पिशाच खड़े दिखाई देते हैं, जो उनकी दीनावस्था को अपनी कुवासनाओं से पूरा करने का साधन बना लेते हैं। हमारी लाखों बहनें इस भांति केवल जीवन निर्वाह के लिए पतित हो जाती हैं। क्या आपको उन पर दया नहीं आती? मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि अगर उन बहनों को रूखी रोटियाँ और मोटे कपड़ों का भी सहारा हो तो वे अंत समय तक अपने सतीत्व की रक्षा करती रहें। स्त्री हारे दर्जे की दुराचारणी होती है। अपने सतीत्व से अधिक उसे संसार की और किसी वस्तु पर गर्व नहीं होता, न वह किसी चीज़ को इतना मूल्यवान समझती है। आप सभी सज्जनों की कन्याएं और बहनें होंगी, क्या उनके प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है? और आप लोगों में ऐसा एक भी पुरुष है जो इतना पाषाण हृदय हो? मैं यह मान नहीं सकती। यह कौन कह सकता है कि अनाथों की जीव रक्षा धर्म विरुद्ध है? जो यह कहता है वह धर्म के नाम को कलंकित करता है।
दया धर्म का मूल है। मेरे भाई बाबू अमृत राय ने ऐसा एक स्थान बनवाने का निश्चय किया है। वह अपनी सारी संपत्ति उस पर अर्पण कर चुके हैं। अब वह इस काम में आपकी मदद मांग रहे हैं। जिस आदमी के पास कल लाखों की जायदाद थी, आज भिखारी बनकर आपसे भिक्षा मांग रहा है। आप में सामर्थ्य हो तो भिक्षा दीजिए, न सामर्थ्य हो तो कह दीजिए, भाई दूसरा द्वार देखो, मगर उसे ठोकर तो न मारिए, उसे गालियां तो न दीजिए। यह व्यवहार आप जैसे पुरुषों को शोभा नहीं देता। एक सज्जन बोले, कमला बाबू को क्यों नहीं समझाती? दूसरे सज्जन बोले, और बाबू दाननाथ भी तो हैं। प्रेमा एक क्षण के लिए घबरा गई। इस आपत्ति का क्या उत्तर दे? आपत्ति सर्वथा न्याय संगत थी। जो अपने घर के मनुष्य को नहीं समझा सकता, वह दूसरों को समझाने के लिए किस मुँह से खड़ा हो सकता है? कुछ सोच कर बोली, हाँ अवश्य है, लेकिन मुझे आध घंटा पहले तक बिल्कुल मालूम न था कि उन लोगों के सामाजिक उपदेशों का यह फल हो सकता है जो सामने दिखाई दे रहा है। पिता हो, पति हो अथवा भाई हो, यदि उसने इस सभा में विघ्न डालने का कोई प्रयत्न किया है तो मैं उसके इस काम को हेय समझती हूँ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं आता कि कोई विचार वाला मनुष्य इतनी छोटी बात कर सकता है। एक मोटे ताजे पगड़ी वाले आदमी ने कहा, और जो हम कमला बाबू से पूछाए दें, हमका यहाँ का लेवे का रहा जौन उतने, वही लोग भेजने रहा तब आयन। गुंडे का हृदय कितना सरल, कितना न्यायप्रिय था। उसे अब ज्ञात हो रहा था कि अमृत राय अधर्म का प्रचार नहीं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। स्वयं उसकी एक विधवा बहन हाथ से निकल चुकी थी। ऐसी उपयोगी संस्था का विरोध करते हुए उसे अब लज्जा आ रही थी। वह इस अपराध को अपने ऊपर न लेकर मंत्रदाताओं के ऊपर छोड़ रहा था। प्रेमा ने इसी तरह कोई आध घंटे तक अपनी मधुर बाड़ी, अपने निर्भय सत्य प्रेम और अपनी प्रतिभा से लोगों को मंत्रमुग्ध रखा। उसका आकस्मिक रूप से मंच पर आ जाना जादू का काम कर गया। महिला का अपमान करना इतना आसान न था जितना अमृत राय का। पुरुष का अपमान एक साधारण बात है, स्त्री का अपमान करना आग में कूदना है। फिर स्त्री कौन? शहर के प्रधान रईस की कन्या। लोगों के विचारों में क्रांति सी हो गई। जो विघ्न डालने आए थे वे भी पग उठे। जब प्रेमा ने चंदे के लिए प्रार्थना करके अपना आंचल फैलाया तो वह दृश्य सामने आया जिसे देखकर देवता भी प्रसन्न हो जाते। सबसे बड़ी रकम उन गुंडों ने दी जो यहाँ लाठी चलाने आए थे। गुंडे अगर किसी की जान ले सकते हैं तो किसी के लिए जान भी दे सकते हैं। उनको देखकर बाबुओं को भी जोश आया। जो केवल तमाशा देखने आए थे वे भी कुछ न कुछ दे गए। जनसमूह विचार से नहीं, आवेश से काम करता है। समूह में ही अच्छे कामों का नाश होता है और बुरे कामों का भी। कितने मनुष्य तो घर से रुपए लाए, सोने की अंगूठियाँ, ताबीजों और कंठों का ढेर लग गया जो गुंडों की कीर्ति को उज्जवल कर रहा था। 10-20 गुंडे तो प्रेमा के चरण छूकर घर गए। वे इतने प्रसन्न थे मानो तीर्थ करके लौटे हों। सभा विसर्जित हुई तो अमृत राय ने प्रेमा से कहा, यह तुमने क्या अनर्थ कर डाला प्रेमा? दाननाथ तुम्हें मार ही डालेगा। प्रेमा ने हंसकर कहा, जब इन उजड्डों को मना लिया तो उन्हें भी मना लूँगी। अमृत राय, हाँ प्रेमा, तुम सब कुछ कर सकती हो। मैं तो आज दंग रह गया, अपनी भूल पर पछताता हूँ। प्रेमा ने कठोर होकर कहा, अपने ही हाथों तो